दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल श्रीवास्तव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोल साइंस बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का नाम है भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम। इसमें हम 3 विचारधाराएं पढ़ेंगे, उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ होता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। तो हम दृष्टिकोण का अर्थ जान लेते हैं। दृष्टिकोण का अर्थ है किसी स्थिति से या किसी समस्या से निपटना। दृष्टिकोण कहलाता है किसी भी समस्या से या किसी स्थिति से निपटने का जो तरीका होता है उसे हम दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टिकोण का अर्थ है किसी एक विषय का विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब एनालाइज, किसी चीज़ की छानबीन, खोज परख करना। दृष्टिकोण का अर्थ है किसी एक विषय का विश्लेषण करने का जो तरीका है उसे हम कहेंगे दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति को अध्ययन करने के अलग अलग तरीके हैं। राजनीति वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। इसका मतलब है राजनीति को पढ़ने के लिए, राजनीति को समझने के लिए जो तरीके हैं वो कैसे हैं, अलग अलग। राजनीति वैसी नहीं है जैसी कि वह दिखती है। पहला पॉइंट है इसमें, राजनीति एक अपरिहार्य प्रक्रिया एवं एक चल रही गतिविधि है। राजनीति एक कैसी प्रक्रिया है? अपरिहार्य, यानी कि अनिवार्य, ज़रूरी प्रक्रिया है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चल रही गतिविधि है, यानी कि वह गतिविधि जो कभी नहीं रुकती। सेकंड पॉइंट, राजनीति को देखने के लिए और राजनीति को समझने के लिए जो लोगों का, विचारकों का दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया है, वह प्रतिबंधित नहीं है। यानी कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम राजनीति को उदारवादी दृष्टिकोण से देखो या मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखो या गांधीवादी दृष्टिकोण से देखो। यह आपकी इच्छा अनुसार या आपकी मेंटालिटी के अनुसार है कि आप राजनीति को किस दृष्टिकोण से देख सकते हो या देखना चाहते हो। इस पे कोई भी किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। अरस्तु की राजनीति में कहा जाता है कि मानव एक राजनीतिक जीव जंतु अथवा राजनीतिक व्यक्ति है। जो अरस्तु है, एक महान विचारक है, उनकी राजनीति में क्या कहा गया है कि जो मानव है वो एक राजनीतिक जीव जंतु है, एक राजनीतिक व्यक्ति है। ऐसा क्यों कहा गया है मनुष्य को? इसलिए क्योंकि वह राजनीति से जुड़ा हुआ है, वह राजनीति की प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राजनीति को समझने के लिए भारतीय राजनीति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो भारत की राजनीति है उसको समझने के लिए क्या किया गया, भारत की राजनीति को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहली पारंपरिक, दूसरी आधुनिक एंड तीसरी समकालीन। तो हम इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोणों में से एक है। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वह इस पारंपरिक का एक पार्ट है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अभिप्राय है कि पूर्व यानी कि पहले की घटनाओं और तथ्यों के अभिलेख से है। पूर्व यानी कि जो इतिहास में थे, ऐतिहासिक से रिलेटेड है ये। ऐतिहासिक यानी कि पूर्व, पहले की, इतिहास की जो घटनाएं हैं, इतिहास के जो तथ्य हैं, इतिहास के जो अभिलेख हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ा होगा और हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अभिलेख, तथ्य, ये सब क्या होता है? तथ्य मतलब प्रूफ, एंड अभिलेख होते हैं जो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पुराने टाइम के कुछ लेख होते हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। यही जो अभिलेख और प्रूफ और जो घटनाएं होती हैं ये सब रिलेटेड जो है, ये किससे रिलेटेड है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक में क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण
राजनीति का अध्ययन करने का एक और पारंपरिक तरीका है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण जैसा आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, वो तो है ही है एक पारंपरिक दृष्टिकोण का तरीका, ये भी एक पारंपरिक तरीका ही है। इसमें क्या होता है, दार्शनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य है तर्क से तथा वैज्ञानिक तरीके से घटनाओं के परिणामों का विश्लेषण यानी कि एनालाइज करना है। जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, इसका उद्देश्य, इसका मोटिव क्या है, तर्क से यानी कि बुद्धि से और वैज्ञानिक तरीकों से घटनाओं के जो परिणाम निकलते हैं, किसी भी घटना उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको एनालाइज करना, ये इसका उद्देश्य है, दार्शनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। राजनीति और मनोवैज्ञानिक का गहरा संबंध है। जो राजनीति और मनोवैज्ञानिक का संबंध कैसा है, गहरा। सेकंड पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार तथा ऐसे व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति है उनका राजनीति को लेकर व्यवहार कैसा है और वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, किन कारकों से कर रहे हैं, क्या कारण है जिससे वह राजनीति के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, यह आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह ये सब देखते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि जो व्यक्ति है उसको राजनीति को लेके उसका क्या बिहेवियर है, उसकी मेंटालिटी क्या है राजनीति को लेके। थर्ड पॉइंट है इसका, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कुछ व्यक्ति एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक है वो यह भी अध्ययन करते हैं कि जो एक व्यक्ति है, जो समाज है, वो एक निश्चित तरीके से राजनीति को लेके व्यवहार क्यों कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, कोई विचारक है, उसकी जो राजनीति को देखने की दृष्टि है वो उदारवादी है, तो वह उदारवादी दृष्टि से ही राजनीति को क्यों देखता है, यह क्या कौन देखेगा, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं ऐसा वो क्यों कर रहा है, वो उदारवादी दृष्टिकोण से ही राजनीति को क्यों देख रहे हैं। ठीक है। संस्थागत दृष्टिकोण, इसका पहला पॉइंट है, राजनीति के अध्ययन के लिए संस्थागत दृष्टिकोण बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण है। जो संस्थागत दृष्टिकोण है वो आज के टाइम में राजनीति को समझने के लिए, राजनीति के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा सामान्य, नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट है। संस्थागत दृष्टिकोण के पैरोकार यानी कि जो हिमायती हैं संस्थागत दृष्टिकोण के, उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि राजनीतिक विश्लेषण में संस्थानों का महत्व बहुत ही प्रमुख है। अगर हमें राजनीति को पढ़ना है, राजनीति को समझना है, राजनीति का विश्लेषण करना है, तो संस्थानों का महत्व, संस्थानों की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा मेन यानी कि प्रमुख है। नेक्स्ट है प्रणाली दृष्टिकोण। प्रणाली विश्लेषण को राजनीतिक विश्लेषण का अग्रणी यानी कि नया मॉडल माना जाता है। जो प्रणाली विश्लेषण है उसको राजनीति विश्लेषण का अग्रणी मॉडल माना जाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नया मॉडल है। यानी कि हमने अभी पिछले कितने भी मॉडल पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा नया मॉडल कौन सा है, प्रणाली विश्लेषण। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक प्रणाली को अन्य प्रणालियों से अलग किया जाता है। जो राजनीतिक प्रणाली है उसको अन्य प्रणालियों से क्या किया जाता है, अलग, उनसे अलग माना जाता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, अब व्यवहारवादी के बारे में पढ़ते हैं हम। व्यवहारवादी की जड़ें यानी कि जो इसका अस्तित्व हुआ वो 1920 में एक जीव विज्ञानी जिनका नाम क्या है, लुडविग वॉन बर्टैलिटी द्वारा प्रतिपादित सामान्य प्रणाली सिद्धांत की ओर देखा जा सकता है। यानी कि जो व्यवहारवादी की जड़ें थी वो कब फैली, 1920 में। 1920 में किसके द्वारा, एक जीव विज्ञानी लुडविग वॉन बर्टैलिटी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस दृष्टिकोण से विज्ञान की ओर जोर दिया गया। यानी कि जैसे जैसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण अस्तित्व में आया, पहचाना गया, उसको समझा गया, उसका अस्तित्व बना, वैसे वैसे फिर क्या हुआ, विज्ञान की ओर जोर देना शुरू कर दिया गया। विज्ञान की ओर मतलब हम अग्रसर हो गए, हम विज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगे। ये दृष्टिकोण वाला जो टॉपिक है ये यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम पढ़ेंगे जो हमारी विचारधाराएं हैं, उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में राज्य। यहाँ राज्य का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब है सरकार से।
भारत में राज्य की प्रकृति कैसी है? उदारवादी, मार्क्सवादी एंड तीसरी है गांधीवादी। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उदारवादी, एंड जो बाकी की हमारी लास्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम मार्क्सवादी और गांधीवादी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे उदारवादी दृष्टिकोण। चलिए, उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी प्रकृति, हम कुछ भी कह सकते हैं, दृष्टिकोण या प्रकृति। उदारवादी अवधारणा को गैर मार्क्सवादी या व्यवस्थित अवधारणा कहा जा सकता है। इस अवधारणा के दो नाम है, गैर मार्क्सवादी या व्यवस्थित अवधारणा। हम इसको दोनों नामों से जान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम गैर मार्क्सवादी पढ़ रहे हैं या व्यवस्थित अवधारणा पढ़ रहे हैं। वैसे जो इसका फेमस नाम है यानी कि उदारवादी ही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल आते हैं, राजनीतिक समूह आते हैं एंड राजनीतिक संगठन आते हैं। उदारवादी अवधारणा राजनीति में जन भागीदारी की पक्षधर है। किसकी पक्षधर है? ये किसकी हिमायत लेती है कि राजनीति में किनका होना आवश्यक है? ये कहती है उदारवादी अवधारणा कि राजनीति में जन भागीदारी यानी कि लोगों की भागीदारी होनी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदारवादी धारणा ने परंपरागत एवं सामंती समाज व्यवस्था के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उदारवादी अवधारणा है उसने परंपरागत यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं उन्हें परंपरागत या ऐतिहासिक कह सकते हैं। और सामंती समाज व्यवस्था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 12th में कि सामंत जो होते थे वो क्या होते थे? बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। भूस्वामी यानी कि ज़मीन के मालिक होते थे बड़े बड़े, और वो क्या करते थे, उन पे इतनी ज़्यादा ज़मीन होती थी तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो किसान होते थे उनको वो ज़मीन किस पे दे देते थे? भट्टे पे, यानी कि किराए पे ज़मीन दे देते थे। और उन पे वो जो छोटे किसान होते थे वो अपनी मेहनत करके, अपनी पूरे दिन की मजदूरी करके, उस पे मेहनत करके खेती जितनी भी करते थे उसको सारी की सारी खेती किसके पास जाती थी? सारा जो लाभ होता था वो भी सामंतों के पास, बड़े भूस्वामी होते थे उनके पास जाता था। और उन्हें बदले में क्या मिलता था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। इससे क्या होता है? इससे ये हुआ कि जो गरीब किसान थे और जो अमीर किसान थे, यानी कि जो सामंत थे और जो छोटे किसान थे, उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ती गई। गरीब और गरीब होते गए और जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर होते गए। तो जो उदारवादी अवधारणा है वो इस जो ये अवधारणा है, ये जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ थी। उसको लगता था ये गलत है ना, इससे समाज में क्या होगा? अव्यवस्था फैलेगी। तो इसलिए जो उदारवादी अवधारणा है उसने क्या करा? इस व्यवस्था का पतन किया, है ना, इस व्यवस्था को ख़त्म किया। इसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विचारधारा का मानना है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं के बीच टकराव स्वाभाविक है। सिंपल सी बात है, एक समाज है उसमें इतने सारे व्यक्ति रहते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी व्यक्तियों की इच्छाएं जो है वह समान हो, उनकी जो आवश्यकता है वह समान हो। उनके बीच स्वाभाविक है टकराव होना। उनकी इच्छाएं अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, तो उनके बीच टकराव होना स्वाभाविक यानी कि ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी ये समझ लो कि होना ही होना है। जब इतने लोग हैं, उनकी मेंटालिटी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी इच्छाएं अलग हैं, तो उनमें टकराव होने बनते हैं। ये टकराव भयानक रूप भी ले सकता है तथा इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। यस, जब टकराव होगा तो क्या होगा? समाज को नुकसान तो पहुंचेगा ही। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति अपना भला बुरा समझता है। क्योंकि व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? राजनीतिक व्यक्ति है, वह राजनीति में इंक्लूड है, वह राजनीति में भाग लेता है, तो उसको इतनी अकल है, उसको इतना ज्ञान है कि वह क्या कर सकता है? वह अपना भला बुरा समझ सकता है। उदारवादियों का मानना है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ ही व्यक्ति यानी कि समाज का विकास हो सकता है। अगर हम व्यक्तियों पे या समाज पे पाबंदी लगाएं, मतलब पाबंदी लगती है, कुछ हद तक लगती है, कुछ गलत करने पे तो पाबंदी लगेगी, लेकिन अगर मानव अपना विकास करना चाहता है उस पर भी पाबंदी लगाई जाए, तो कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता है उस पर भी पाबंदी लगाई जाए, तो ये एक प्रकार से गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा? व्यक्ति की जो
स्वतंत्रता है, एक तरफ से उसका हनन होगा और दूसरा उसके विकास में क्या आएगी, पाबंदी लगेगी, उसके विकास में अड़चन आएगी। इसलिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे अपना विकास कर सकें। अब ये कुछ वो है दार्शनिक हैं, ये कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, इनके नाम जान लेते हैं। रजनी कोठारी, नॉर्मन पामर और मॉरिस जोन्स, ये राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इनकी जो दृष्टिकोण है, इनका जो राजनीति को देखने का नजरिया है वो कैसा है, उदारवादी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, उदारवादी विद्वानों ने राज्य, यानी कि यहाँ पर राज्य का फिर से क्या मतलब है, सरकार की केंद्रीयता को एक स्वायत्त यानी कि फ्री अभिनेता के रूप में उपाधि दी है। इनका कहना है कि जो राज्य है यानी कि जो सरकार है उसकी भूमिका कैसी है, एकदम फ्री, यानी कि वो किसी से डरता नहीं है, वह किसी से मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वह कैसा है, एकदम फ्री, वह जो चाहे वह कर सकता है। वो राज्य को यानी कि जो भारत है, जो हमारी राजनीति है उसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसका जो यहाँ पे वो रोल दिया गया है, कैसा दिया गया है, एक स्वायत्त अभिनेता के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ राज्य सरकार को एक उच्च हस्तक्षेपवादी भूमिका निभानी है। यहाँ पे सरकार को कैसी भूमिका निभानी है, एक उच्च यानी कि सबसे बड़ा, जो सबसे टॉप पर है, हस्तक्षेपवादी भूमिका निभानी है। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ में दखल अंदाजी करना, यानी कि उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना। जैसे कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत फैसला लिया जा रहा है तो सरकार क्या करेगी, वहाँ पे हस्तक्षेप करेगी। तो उदारवादियों का मानना है सरकार की भूमिका कैसी है, हस्तक्षेप, एक उच्च हस्तक्षेपवादी की भूमिका है। विचारक रजनी कोठारी ने भारतीय प्रतिरूप पर प्रमुख राजनीतिक केंद्र के समाज के रूप में टिप्पणी की है। जो विचारक रजनी कोठारी है उन्होंने बोला है कि जो भारत है वह कैसा है, वो प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, उसको प्रमुख राजनीतिक केंद्र का दर्जा दिया है विचारक रजनी कोठारी ने। उन्होंने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में राजनीतिक संस्थानों की क्षमता पर बल दिया है। उनका कहना है कि अगर हमें राजनीति में क्या करना है, आर्थिक परिवर्तन लाने हैं, सामाजिक परिवर्तन लाने हैं, तो जो राजनीतिक संस्थान है उनकी क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। जब कोई संस्था स्ट्रांग होगी, जब कोई संस्था इतनी पावरफुल होगी कि वह अपना विकास कर सके, वह जब भी अपना विकास कर सकती है। अगर उसकी क्षमता ही कम है तो वह अपना आर्थिक सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती, तो वह आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं कर सकती। अब विचारक मॉडल है, इनके अनुसार क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि भारतीय राज्य नरम था। जो भारत राज्य है यानी कि जो भारत पूरा देश है उसकी जो सरकार है वो कैसी है, नरम। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सुधार तथा विकास के रास्ते में खड़े संस्थानों को सुधारने की कोई शक्ति नहीं थी। जैसे कि भारत अपना विकास करना चाहता है तो उसके जो विकास के रास्ते में खड़े हुए संस्थान है जो उसको विकास करने से रोक रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको विकास करने से रोक रही हैं, उनको सुधारने की शक्ति नहीं है। वो इतना कमज़ोर है यानी कि नरम है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वह जो रास्ते में सुधार कार्यों में, विकास कार्यों में जो खड़े संस्थान हैं उनको सुधारने की उसके पास शक्ति नहीं है। उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच की, छुआछूत थी, तो क्या था, भारत इस जाति व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से नहीं निपटा सका, उसको टाइम लगा, उसको समय लगा इसको निपटाने में। और अभी भी आप देख सकते हो जाति व्यवस्था पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय राज्य है वह नरम है, अभी भी वह नरम है, वह इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। भ्रष्टाचार को मिटा सकता था भारत, लेकिन अभी पूर्णतः नहीं मिटा सका, यह अभी संभव नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी यही कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने भारतीय राजनीति को अध्ययन करने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ दृष्टिकोण पढ़े और उदारवादी विचारधारा हमने इसमें पढ़ी, यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी अवधारणा और गांधीवादी अवधारणा।
सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आपके जितने भी डाउट्स हो इस वीडियो को लेकर या किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैसेज कर सकते हैं। हम उनका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू फ्रेंड्स।